Don't skip the video because it's informative. Assalamualaikum smart star readers. Welcome to my channel. I'm your mentor Burkha. In this video, I'm gonna share some tips and tricks that how can you crack this chapter easily. So tip number 1, drink a glass of water to boost your energy. Tip number 2, take a notebook and pen to note down the important point which are going to discuss in this video. Tip number 3, subscribe my channel to crack every chapter easily. So without wasting time, let's get crack it. Cell structure and functions. Okay, so question arises, what is cell? So cell is the basic structural and functional unit of living organism. Cell जो है साख के लिहाज से, काम के लिहाज से तमाम जानदारों के लिए बुनियादी इकाई है. Means without cell we cannot imagine the existence of a body. Cell से ही मिलकर बॉडी बनी होती है. सेल की डिस्कवरी के हवाले से बात करूँ तो सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था. स्टार रीडर्स यू कैन बी लॉस्ट हियर अ लिटिल बिट बिकॉज मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था या रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. तो CH से याद रखें कि सेल को हुक ने डिस्कवर किया था और NB से याद कर रखें कि न्यूक्लियस को ब्राउन ने डिस्कवर किया था. सेल बायोलॉजी की अगर बात करूं तो सेल बायोलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी के जिसमें हम सेल के रिलेटेड स्टडी करते हैं. कमिंग टू सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल. मीन्स के एक जानदार है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम मल्टी सेलुलर है. मीन्स के हमारी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है. नंबर 2, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब नया आने वाला सेल जो होता है वो पिछले वाले सेल से मिलकर बना होता है. पॉइंट नंबर 3, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है साख के लिहाज से, काम के लिहाज से जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम एक एनिमल के सेल को ओवरव्यू करें तो हमें फॉरवर्डिंग ऑर्गेनेल्स एंड कंपोनेंट देखने को मिलेंगी जिनमें हमारे पास इंक्लूड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, साइटोस्केलेटन, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus एंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल. याद रखने की बात यहाँ पे यह है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है जबकि यह सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है और सेलुलोज की बनी होती है. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है. ऑल राइट, कमिंग टू आवर मेन टॉपिक विच इज सेल वॉल. सो सेल वॉल इज द रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियल सेल. सेल वॉल जो होती है वो पौधों और बैक्टीरियल सेल की सख्त बैरूनी तह को कहते हैं. कंपोजिशन के हवाले से अगर बात करें तो ये प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई में काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिडाइकोलोकेन या म्यूरिन की बनी होती है. पर्पस और फंक्शन के हवाले से बात करें तो सेल वॉल सेल में क्यों प्रेजेंट होती है? तो जाहिर सी बात है सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है. मींस अंडर कंट्रोल ऑफ सेल वॉल कोई भी ऑर्गेनेली विद इन सेल एस्केप नहीं कर पाती और वो प्रोटेक्ट रहती है. ये तो हमने ब्रीफली स्टडी किया है अबाउट द सेल वॉल एंड जस्ट ओवरव्यू किया है अबाउट द सेल वॉल. अगर सेल वॉल की हिस्ट्री की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से है. सो सेल वॉल की डिस्कवरी प्रोटोप्लास्ट से पहले की गई थी और इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था. ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल में और इसको प्रोटोप्लाज्म क्रिएट करता है. इसकी थिकनेस की बात करें तो ये प्लांट डिफरेंट टू डिफरेंट प्लांट सेल में चेंज होती रहती है. मिडल लैमेला एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज हुई है जिसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल से जोड़े रखने में मदद देती है. मीन्स कि ये सीमेंट के तौर पर काम करती है. नीचे दिए गए पैराग्राफ में ये कहा गया है कि सेल वॉल जो है शक्ल सूरत और कीमियाई अज्जा की बुनियाद पर डिफरेंट टू डिफरेंट सेल चेंज होती रहती है. जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट टू सेल वॉल पाई जाती है. मिडल लैमेला की बात करें तो मिडल लैमेला सीमेंट के तौर पर काम करता है और एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल से जोड़े रखने में मदद देता है. सेकेंडरी वॉल की बात करें तो ये नेक्स्ट टू प्राइमरी वॉल आती है और प्राइमरी वॉल इन द सेल फर्स्ट वॉल होती है. सेल वॉल के पार्ट्स की बात करें तो सेल वॉल के 3 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं जिनमें इंक्लूड है मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल. मिडल लैमेला की बात करें तो मिडल लैमेला वो सीमेंट है जो एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल से जोड़े रखने में मदद देता है. इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर है और मिडल लैमेला वुडी टिश्यू में लिग्निन की बनी होती है. प्राइमरी वॉल की बात करें तो ये डेवलपिंग सेल में फर्स्ट वॉल होती है और इसकी थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है. ये कमोबेश लचकदार, एक्सटेंडेबल, क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली एक्टिव होती है. कंपोजिशन की अगर इसकी बात करें तो ये सेलुलोज पेक्टिक कंपाउंड जैसे कि पॉलीसैकेराइड एंड हेमीसेलुलोज से बनी होती है. सेकेंडरी वॉल के हवाले से अगर बात करें तो ये नेक्स्ट टू प्राइमरी वॉल आती है और ये जो होती है लाइट जस्ट बिलो पाई जाती है प्राइमरी वॉल. इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है. कमोबेश सख्त होती है, क्रिस्टलाइन होती है एंड स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकली एक्टिव होती है. कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो ये लिग्निन, सेलुलोज, नॉन सेलुलिक पॉलीसैकेराइड, हेमीसेलुलोज और मिनरल साल्ट जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सिलिका पर मुश्तमिल होती है. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा थिक कौन सी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल. तो ऑब्वियसली वो 5 to 10 माइक्रोमीटर वाली सेकेंडरी वॉल होगी. फंक्शन के हवाले से बात करें जैसे कि हमने पीछे बताया था कि ये शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है. तो इसी पैराग्राफ में भी यही बात की गई है कि ये जो है
एक सेल को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और अंडर कंट्रोल ऑफ सेल वॉल जो डिफरेंट ऑर्गेनेली होती हैं इन द सेल वो एस्केप नहीं कर पाती और एक्सपेंशन से भी बची रहती हैं और अंडर कंट्रोल ऑफ सेल वॉल सेल जो है लिमिट में रहता है और एक्सपेंड नहीं कर पाता और बाकी ये जो कंपोनेंट है ये जो है सेल की शेप को बरकरार रखने में मदद करते हैं। कमिंग टू टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। ये लाइन इंडिकेट करती है कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसी वजह से ये एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री है और प्लांट सेल में ये नेक्स्ट टू सेल वॉल पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो लिपिड 20 to 40% इसमें पाए जाते हैं और प्रोटीन की अमाउंट इसमें 60 to 80% होती है। मीन्स के प्रोटीन इसमें ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं और समहाउ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड बहुत से बायोलॉजिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़्यादा मॉडल प्रेजेंट किए थे, मगर सबसे जो एक्सेप्टेबल था और लाइबल था वो सिंगर और नाइकोलसन का 1972 का मॉडल था जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्टेटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी स्टेटमेंट बहुत ही ईजी है, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सी ऑफ लिपिड्स है जिसमें प्रोटीन फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि एक सी ऑफ लिपिड है जिसमें रेडिश कलर के प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं और समहाउ इसमें ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब तो हमने बात कर ली है कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं, मगर समझने की बात यहाँ पे ये है कि ये प्रोटीन क्या रोल प्ले करते हैं, ग्लाइकोलिपिड क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो ही आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दो तरह के प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो डबल लेयर ऑफ लिपिड की एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक कंप्लीटली तौर पर स्कैटर्ड हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, एक्सटेंड हुआ होता है, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाता है और ये स्मॉलर इन साइज होता है। इसके रोल की अगर हम बात करें तो ये एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने में मदद फराहम करता है, सेल की शेप को बरकरार रखने में मदद फराहम करते हैं। अगर कोई भी जो है तब्दीली अगर विद इन द सेल रोनमा हो जाए तो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि जल्द अज जल्द इस चेंज को जांच लेते हैं और ये ट्रांसपोर्ट और मटेरियल को शेयर करने में भी जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन की फंक्शनल डाइवर्सिटी के हवाले से काम करते हैं, डिफ्यूजन को रेगुलेट करते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं, आयनिक मटेरियल की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्टिव ह्यूमन हार्मोन रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करते हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। अगर कोई भी एंटीजन या पैथोजन जो है सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, फिनोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं और एज अ सरफेस मार्कर भी यूज होते हैं। अगर हम इसकी रोल की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, मेंटेन पीएच करते हैं, मींस ज़्यादा एसिडिक ना हो, ज़्यादा बेसिक ना हो, प्रिवेंट स्केपिंग ऑफ सेल कंटेंट, मीन अंडर कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो अंदर वाले ऑर्गेनेल्स हैं या सेल कंटेंट है वो बाहर स्केप नहीं कर पाता। अगर इसके डायमीटर की बात करें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की तो वो 7 नैनोमीटर वाइड होते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म की जानिब बढ़ते हुए जाएं तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस इनसाइड अ सेल, इट इन्वॉल्व एवरीथिंग इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन्स साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड सब्सटेंस होता है इनसाइड सेल के अंदर और इसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लाइक ऑर्गेनेलीज वगैरह, सवाए न्यूक्लियस के। मीन्स कि न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। अगर हम साइटोसोल की बात करें तो ये वाटरी पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का जिसमें तमाम ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही होती हैं। ओके स्टार रीडर्स, यहाँ आप दो सिमिलर टर्म प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं और साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल फ्लूइड सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं होता, जबकि प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। अगर साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो ये रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल को, रिस्पायरेशन में बहुत कारआमद साबित होता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है और एनर्जी बनाता है। गोइंग अहेड टू टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि दिखाया जा रहा है कि ये एक नेटवर्क है, जाल है फोल्डेड मेम्ब्रेन का जो कि मिलकर चैनल्स बनाती हैं और यही चैनल सेल मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती हैं। बाय द वे डायग्राम से एक बात आपको कंफ्यूज करी होगी कि ये तो ऑन द होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मगर जो राइट साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट है उस पर कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप अटैच है। तो बताती चलूँ वो राइबोसोम है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच है और वो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जो क्लियर है स्किन टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये तो मैंने बहुत बेसिक डिफरेंस बताया है बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
रेटिकुलम पे राइबोसोम अटैच नहीं होते, जबकि रफ वाले पे राइबोसोम अटैच होते हैं। गोइंग अहेड टू पॉइंट नंबर 2 के स्मूथ वाला जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं साइटोप्लाज्म के करीब पाए जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होते हैं, जबकि रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। कंपोजिशन के हवाले से बात करूं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स होते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्निया होते हैं। फंक्शन के हवाले से बात करूं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, जो पहले से सिंथेसिस प्रोटीन होते हैं उनको इनहेंस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन के हवाले से बात करूं तो इसका मेन फंक्शन जो होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है और स्टोर करना होता है, और ऑलरेडी सिंथेटिक प्रोटीन को जो है मॉडिफाई करना होता है और इनहेंस करना होता है। जबकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो लिपिड को सिंथेसाइज करना होता है, स्टोर करना होता है और ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसके अलावा जो है ये कैल्शियम को भी स्टोर करता है और लिवर सेल में मौजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है और जो है मेटाबॉलिज्म करता है हेपारिन की। ऑलराइट स्टडीज गोइंग अहेड टू टॉपिक गोल्गी अपरेटस व्हिच इज माय फेवरेट वन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डिक्टायोसोम। तो इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने की थी 1898 में यूजिंग स्टेन टेक्निक। स्टैक्स ऑफ फ्लैटन से काल्सिस्टर्निया इसमें पाए जाते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स पाए जाते हैं जिन्हें डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। इसके दो फेस होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल फेस होता है। प्रॉक्सिमल को सिस फेस कहते हैं और डिस्टल को ट्रांस फेस कहते हैं। प्रॉक्सिमल जो फेस होता है वो न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है और जो डिस्टल फेस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्क्रीट होने वाले वेसिकल जो होते हैं सिस फेस के साथ फ्यूजन शो करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट गोल्गी अपरेटस। ओहो, आई वाज रॉन्ग, दैट्स नॉट इट। ऑलराइट, गोल्गी अपरेटस के टॉपिक को सम अप करते हुए जाते हैं तो गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर में ये बात की गई है कि जो गोल्गी अपरेटस होते हैं वो फ्लैटेंड सैक्स होती है विद कन्वेक्स शेप। फंक्शन के हवाले से ये बात की गई है कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन को प्रोसेस करना होता है, उनकी पैकेजिंग करना होता है। इसके अलावा सेल से निकलने वाले हर सब्सटेंस की प्रोसेसिंग करना है, पैकेजिंग करना है, उनको गाइड करना है, उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि वेयर टू गो, आगे कहाँ जाना है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसके अलावा ये जो है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ये जो ऑर्गेनेली है पाई जाती है। Now talking about the topic lysosome, I think which is the most easy topic in the chapter. So lysosome mean splitting and soma mean body की एक ऐसी बॉडी है जो स्प्लिटिंग शो करती है, डाइजेशन शो करती है। इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात करूं तो इसको डीडव ने 1949 में डिस्कवर किया था। इसको सेल का स्टमक कहा जाता है क्योंकि ये हाइड्रोलेज एंजाइम कंटेन करता है, मींस कि ये सारे डाइजेशन वाले काम करता है। मींस कि अगर कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर कोई भी पैथोजन है या कोई भी एंटीजन है वो एंट्री कर लेता है तो इसको लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है। फंक्शन के हवाले से बात करूं तो सुसाइड बैग कहा जाता है इसको। सेल का ऑटोफैगी शो करता है और जब सेल डेवलप हो रहता है तो उसको डीजनरेट करता है। दो डिजीज का यहाँ पे जिक्र किया गया है, एक है ग्लाइकोजिनोसिस, एक है टैसिक डिजीज। ग्लाइकोजिनोसिस जो है एक्युमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जब ग्लाइकोजन जो है लिवर और मसल सेल में जमा होती है तो ग्लाइकोजिनोसिस डिजीज काज होती है, जबकि टैसिक जो डिजीज है वो ब्रेन सेल में लिपिड के जमा होने की वजह से काज हो रहा होता है। नताइज के हवाले से इसकी बात करूं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन इसका एक नताइज होता है। ऑलराइट स्टार रीडर्स, अब मैं आपको इस चैप्टर के शॉर्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी विच इज पैरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम। पैरोक्सिसोम ऑर्गेनेली की बात की जाए तो ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जबकि इसके बरक्स जो ग्लाइकोसिसोम ऑर्गेनेली होती है वो सिर्फ प्लांट सेल और फिलामेंटेनियस फंजाई में पाई जाती है। पैरोक्सिसोम के डायमीटर के हवाले से बात की जाए तो इसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है और ये लिवर और किडनी सेल में अबंडेंटली पाई जाती है। इसका जो मेन काम होता है वो प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन के अमल को करवाना होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के इफेक्ट को रिड्यूस करवाना होता है। जबकि ग्लाइकोसिसोम में दो एंजाइम कैटालिस्ट और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज पाए जाते हैं और इसका जो मेन काम होता है वो फैटी एसिड को कन्वर्ट करना होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया था ये प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लांट कौन से, जो कि लिपिड रिच हों। ऑलराइट, अगर मैं राइबोसोम की बात करती हूँ तो इसको जॉर्ज पलादे ने 1955 में डिस्कवर किया था। आई थिंक यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि इट्स पलादे, PALADE पलादे, और ये जो है टीनी सेल ऑर्गेनेली है। अगर मैं इसके डायमीटर के हवाले से बात करूँ तो इसका डायमीटर जो है 20 नैनोमीटर है, जैसे कि डायमीटर से जाहिर है कि ये कितनी टीनी है। इसको जॉर्ज पलादे ने डिस्कवर किया था। और राइबोसोम जो है RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, तो वो ऑब्वियसली RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये जो है राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जाती है और साइटोसोल में भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट पर मुश्तमिल होती है। प्रोकैरियोट के हवाले से ये 70S से मुराद यहाँ पे स्वेडबर्ग कांस्टेंट है और यूकैरियोट के हवाले से 60 + 40S जो है 80S बनाता है और S से मुराद जैसा कि मैंने पहले बताया है स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। और इन यूनिट्स की अटैचमेंट के लिए जो है मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है
तब ये जाके अटैच होते हैं। पॉलीसोम एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है और इसके हवाले से मैं अगर बात करूँ तो ये राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल होती है। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक साइटोस्केलेटन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नाम से इंडिकेट होता है कि ये जो सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन रेशों का एक ऐसा जाल है जो कि मिलकर यूकैरियोटिक सेल बनाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं और आर्कियंस बनाते हैं। फाइबर्स, ये जो रेशो होते हैं यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन, फिलामेंट्स और मोटर प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर ओवरव्यू किया जाए तो बेसिकली साइटोस्केलेटन जो है सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करता है। डिस्कवरी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसको कोल्ड्सॉफ ने डिस्कवर किया था सबसे पहले 1928 में, मगर कोहेन ने अपनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज की वजह से इसको 1977 में कंफर्म करके बताया था। कोहेन के मुताबिक जो यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में जो है डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स पाए जाते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। और साइटोस्केलेटन में ये अहम प्रोटीन होते हैं जो कि पाई जाती हैं, जैसा कि एक्टिन हो गया, ट्यूबुलिन हो गया और ट्रोपोमायोसिन हो गया, मायोसिन हो गया और अदर प्रोटीन होते हैं जो कि मसल्स में भी पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं माइक्रोट्यूब्यूल्स की तो ट्यूब से याद रखें कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और जो कि अनब्रांच और सिलेंडर शेप का होता है। इसका मेन फंक्शन सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल जो होते हैं उनको असेंबल जमा करना होता है और डिसअसेंबल करना होता है। अगर मैं माइक्रोफिलामेंट की बात करूं तो ये एक्टिन प्रोटीन जो कि सिलेंडर और थिन शेप होता है उससे मिलकर बना होता है और ये इसके फंक्शन के हवाले से बात करूं तो ये साइक्लोसिस में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जानिब बढ़ते हुए बताऊं कि ये सेल की शेप को बरकरार रखने में मदद देता है। ओवरऑल आपने ये याद रखा है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और माइक्रोफिलामेंट जो होता है एक्टिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और इनका फंक्शन याद करते हैं कि सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल को असेंबल और डिसअसेंबल माइक्रोट्यूब्यूल करता है और साइक्लोसिस में हेल्प जो है माइक्रोफिलामेंट करता है और सेल को शेप कौन प्रोवाइड करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एंड दैट्स इट। ऑलराइट, अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं तो बुक में ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है कि सेंट्रियोल होते क्या है। ये स्मॉल होलो सिलेंडर होते हैं और ये पेयर फॉर्म में अपीयर होते हैं। इसके डायमीटर के हवाले से बात करूं तो ये 0.2 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ के हवाले से बात करूं तो ये कितने लॉन्ग होते हैं, ये 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होते हैं। एक सेंट्रियोल जो होता है एरो ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। मीन्स कि एक सेंट्रियोल 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। अगर दो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो 90 डिग्री एंगल पर प्लेस हुए होते हैं, राइट एंगल पर प्लेस्ड हुए होते हैं। एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक सेंट्रियोल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, तो ऑब्वियसली वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होता है। और जो दो सेंट्रियोल होते हैं वो कितने एंगल पर जो है प्लेस हुए होते हैं, वो 90 डिग्री एंगल पर प्लेस्ड हुए होते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करूं तो सेल डिवीजन के पहले ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं और इनका एक पेयर जो होता है न्यूक्लियस की मुखालिफ किस्म की जानिब हिजरत एख्तियार कर लेता है। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म MTOC यहाँ पे यूज़ हुई है, जिसको जो है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। MCQs में आ सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है, तो ऑब्वियसली वो जो है न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, लाई आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं और सेंट्रियोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, वो आगे हम पढ़ेंगे। और सेंट्रियोल पाई किस में जाते हैं, ये जो है हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं और ये लाइवर्ड्स, मोजेस, एनिमल सेल और सेल ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और लोअर प्लांट्स में भी सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सिलिया और फ्लैजेला की मैं बात करूं तो वो दोनों सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से, साख्त के लिहाज से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, मगर लंबाई और फंक्शन के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। सिलिया जो होती है वो शॉर्ट होती हैं और ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं, जबकि फ्लैजेला जो होता है वो लॉन्ग होता है और कम अमाउंट में पाया जाता है। सिलिया की बात करें तो ये पैरामीशियम जैसे जानदारों में पाई जाती हैं, जबकि फ्लैजेला जो होता है वो बैक्टीरिया और स्पर्म सेल दोनों में पाया जा सकता है। सिलिया जो होता है फ्लैजेला के मुकाबले शॉर्ट होता है और बेशुमार होते हैं। सिलिया जो होता है वो ऑन द होल सेल बॉडी पे कवर हुआ होता है, जबकि फ्लैजेला जो है लैश लाइक अपेंडेज होता है जो कि सेल बॉडी की एक तरफ से प्रोट्रूड कर रहा होता है। नाउ कमिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि ज़्यादातर सेल में ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है और इसका काम जो है रिस्पायरेशन करवाना होता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना होता है। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से ये डबल मेम्ब्रेन इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी एक लेयर जो है अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती है और जो कि क्रिस्टा बना रही होती है। याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो गोल्गी अपरेटस होता है उसमें जो होता है सिस्टर्निया पाया जाता है, जबकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा पाया जाता है। गोल्गी अपरेटस ऑन द होल सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली।
माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक को सम अप करते हुए जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। मींस कि इसका इंपॉर्टेंट काम जो है ये एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना है और सेलुलर रिस्पायरेशन करना है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये इसका जाना माना नेम है। फंक्शन के हवाले से बात करूँ तो ये जो फूड है उसको कन्वर्ट करके एनर्जी बनाता है सेल के लिए। अब इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये प्लांट और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेली पाई जाती है। न्यूक्लियस के टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपको बताती चलूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और पॉजिटिव कमेंट लीव करना है। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी और जब मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी तो मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी। जब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छा ट्यूटर खो देंगे। By the way, I was just kidding. मैं आपके लिए फिर भी वीडियोस बनाऊंगी because my motive is to give honest and responsible citizen to this society. Coming back to our topic which is nucleus. So nucleus is the largest organelle of the cell. क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका diameter large होता है which is about 10 micrometer. Smart readers. जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि different organelles के different diameter होते हैं, मगर जब आपसे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बताएं कि न्यूक्लियस का डायमीटर क्या है तो आप ऑब्वियसली इजीली बता सकते हैं कि ये 10 माइक्रोमीटर होता है। जबकि एग्जामिनर जो है अगर इसी क्वेश्चन को 3 डायमेंशनल वे से रोटेट करके आपको देता है कि बताएं सेल की लार्जेस्ट ऑर्गेनेली कौन सी है तो आप जो है लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाएंगे यार कि ये कौन सी ऑर्गेनेली आ गई। तो याद रखें कि जिसका डायमीटर लार्ज होगा तो वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल होगी। सो ऑब्वियसली वो न्यूक्लियस है। डिस्कवरी के हवाले से बात करूं, एज आई हैव मेंशन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी इन 1831, जबकि सेल की डिस्कवरी हुक ने की थी। न्यूक्लियस को जो है सेल का मेटाबॉलिक सेंटर कहा जाता है क्योंकि इसमें जनियाती मालूमात होती है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए। न्यूक्लियस की अगर शेप के बारे में बात करूं तो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है और इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। सेल के पास अगर एक न्यूक्लियस है तो उसे मोनोन्यूक्लिएट कहा जाएगा, अगर उसके पास 2 न्यूक्लियस हैं तो उसे बाइन्यूक्लिएट कहा जाएगा, अगर सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो उसे मल्टीन्यूक्लिएट कहा जाएगा। न्यूक्लियस के कलर के हवाले से बात करूं तो इसका जो कलर होता है स्लाइटली डार्कर होता है देन द अदर ऑर्गेनेली, जो कि इसे दूसरी ऑर्गेनेली से ज्यादा प्रोमिनेंट बनाता है। कमिंग टू न्यूक्लियस पार्ट, तो न्यूक्लियस के 4 फंडामेंटल पार्ट है जिनमें इंक्लूड है नंबर 1 पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है, नंबर 2 पे आता है न्यूक्लियोलस, नंबर 3 पे आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 4 पे आता है क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है कि ये आउटसाइड लाई करती है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होती है, एक आउटर होती है एक इनर होती है। आउटर वाली जो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू होती है, जबकि इनर वाली जो होती है उसने न्यूक्लियर कंटेंट को, न्यूक्लियर के अंदर वाले मवाद को इनक्लोज किया होता है, बंद किया होता है, और जबकि ये कंटिन्यूस नहीं होती विच लीव सर्टन पोर्स। पोर्स जो होते हैं, पोर्स का क्या काम होता है, ये जो है मटेरियल की एक्सचेंज कराते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन बॉडी होती है विदाउट एनी मेम्ब्रेन। जाहिर सी बात है इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो ये जो न्यूक्लियर मटेरियल को रेस्ट ऑफ द मटेरियल से सेपरेट नहीं कर पाएगी। बहरहाल इसके 2 रीजन होते हैं, नंबर 1 पे आता है पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन और नंबर 2 पे आता है सेंट्रल फिब्रिलर रीजन। पेरिफेरल रीजन के कंपोजिशन के हवाले से बात करूं तो ये राइबोसोमल सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरा वाला जो है वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए और डीएनए पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियोलस के फंक्शन के हवाले से बात करूं तो इसका जो मेन फंक्शन है वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करना और उसको स्टोर करना है। न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट और आयन का कोलाइडल मिक्सचर होता है। ये जो है एक ऐसा मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है जिससे न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है वो सस्पेंड होता है। फंक्शन के हवाले से बात करूं तो ये स्टोरेज प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द एंजाइम और इसमें जो है रॉ मटेरियल जरूरत पड़ता है जिससे डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और आरएनए सिंथेसाइज होता है, आरएनए बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमिंग टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम साख के लिहाज से धागानुमा होता है और ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों के न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो होता है प्रोटीन और डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों से मिलकर बना होता है। ये पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होता है। क्रोमोसोम मीन्स के ये वालिदैन से बच्चों में दाखिल होता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास कुछ स्पेसिफिक कोड होते हैं, कुछ खास हदायत होती हैं जिसकी वजह से एक जानदार दूसरे जानदार से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। कमिंग टू टॉपिक सेंट्रोमेयर, तो सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम पे एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कंस्ट्रिक्टेड रीजन है जिसका मेन काम माइटोसिस और मियोसिस करना है। खास तौर पर ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सेल स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे होते हैं। कमिंग टू क्रोमेटिड, तो क्रोमेटिड इज द वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल हाफ्स ऑफ अ क्रोमोसोम जिसका मेन काम ये होता है कि सेल डिवीजन की तैयारी के लिए ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं। जब 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक खास पॉइंट पे ज्वाइन होते हैं, एक खास रीजन पे ज्वाइन होते हैं तो उस रीजन को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्म काइनेटोकोर के काइनेटोकोर क्या होता है। काइनेटोकोर साख के लिहाज से एक डिश शेप प्रोटीन होता है जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड्स के साथ मुंसलिक होती है और इसका जो मेन काम होता है सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर को अटैच करना होता है ताकि वो सिस्टर क्रोमेटिड को खुद से इलादा कर पाए।
क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली मेंशन किया था कि ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं टर्म डिप्लॉइड की बात करूं तो ये फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि नॉर्मल बॉडी सेल में पाए जाते हैं। जबकि हैप्लॉइड की टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि बेसिकली जर्म और गैमीट सेल में पाए जाते हैं। जैसा कि टेबल में क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ह्यूमंस में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर होते हैं, जबकि चिंपैंजीज में यही अमाउंट बढ़ जाती है जो कि 48 हो जाती है और 24 पेयर्स हो जाते हैं। जबकि गार्डन पी में ये 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और 7 पेयर होते हैं एंड ऑल दैट। Alright, going ahead to the most interesting topic which is plastid. So plastid एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जिसमें पिगमेंट बॉडीज पाई जाती है। पिगमेंट का मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि कलर शो करती हो। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करना है, उनको तैयार करना है, उनको स्टोर करना है इन प्लांट सेल और एल्जाई सेल। अक्रेंस की बात करूँ तो ये प्लांट सेल में पाई जाती है और एल्जाई सेल में पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होती है। जैसा कि टेबल में दिखाया जा रहा है कि 3 तरह के प्लास्टिड है, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो पिगमेंट को तैयार करना है और उनको स्टोर करना है, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है इसका जो मेन काम है वो फोटोसिंथेसिस करना है और लिपिड को सिंथेसाइज करना है, उसको तैयार करना है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है, उसको तैयार करता है और अमाइनो एसिड को तैयार करता है। जैसा कि क्रोमोप्लास्ट में दिखाया जा रहा है कि इसका कलर जो है रेडिश है और क्लोरोप्लास्ट का जो कलर है वो ग्रीन है और ल्यूकोप्लास्ट का कोई भी कलर ही नहीं है, मींस कि ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड है। अब हम डिटेल में क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और इसका जो मेन काम होता है वो फोटोसिंथेसिस करना होता है। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं तो ये प्लांट के हिस्सों को ग्रीन के अलावा कोई कलर इम्पार्ट करता है, वेदर इट इज़ येलो, वेदर इट इज़ रेडिश। और ये जो है फ्लावर की पेटल्स में पाया जाता है, उनकी पत्तियों में पाया जाता है। मीन्स के जैसे रोज हो गया तो वो रेड कलर शो करेगा और पके हुए फलों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो पोलिनेशन में हेल्प करना है और सीड की डिस्पर्सल में हेल्प करना है। और एक पीछे हमने जो फंक्शन पढ़ा था कि ये पिगमेंट को सिंथेसाइज करता है और उसको स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लांट के फूड स्टोरिंग पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, सीड हो गया। कलर के हवाले से बात करूं तो ये जो प्लास्टिड होता है ये कलरलेस होता है, मीन्स कि इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। जबकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन के अलावा कोई कलर पाया जाता है, वेदर इट इज़ येलो और रेडिश। फंक्शन के हवाले से बात करूं ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो वेरियस फूड सब्सटेंस को, मुख्तलिफ फूड सब्सटेंस को स्टोर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? सो मैं बताती चलूं, यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाए विद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ ना हो, ना न्यूक्लियस पाया जाए ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली पाया जाए। एग्जांपल की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में एनिमल आते हैं, प्लांट आते हैं, फंजाई आते हैं एंड प्रोटिस्ट सेल आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं एंड आर्काया आते हैं। न्यूक्लियस की बात करूं, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियाइड रीजन ही एब्सेंट होता है। सेल साइज की बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल में सेल साइज जो है बहुत लार्ज होता है, अप टू 10 to 100 माइक्रोमीटर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में लेस देन 5 माइक्रोमीटर सेल साइज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के हवाले से हाईली रेगुलेटेड होता है सेलेक्टिव रीजन के साथ और सीक्वेंस के साथ, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जीनोम होता है एक ही बार में रेप्लिकेट कर जाता है, अपनी कॉपीज बना देता है। यूकैरियोटिक सेल में जो है यूजुअली मल्टी सेलुलर पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम की तादाद एक से ज्यादा हो सकती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक लॉन्ग सिंगल सी लूप होती है डीएनए की और प्लास्मिड की। राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक सेल में लार्ज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल होते हैं। और जनरेशन की बात करूं तो जनरेशन रेट जो होता है यूकैरियोटिक सेल में स्लो होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में फास्ट होता है। जैसे कि बैक्टीरिया की एग्जांपल रहे तो वो कितनी फास्टली से ग्रो करता है। और ऑर्गेनेलिस की बात करूं, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया था कि जो ऑर्गेनेलिस होते हैं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती। इन दोनों में काबिलियत होती है कि वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करें। मुझसे बायो के प्रैक्टिकल में एक बार पूछा गया था कि व्हाट इज मेंट बाय हेरिडिटी इन उर्दू। तो मैं यहाँ बता दूं कि हेरिडिटी का जो उर्दू मीनिंग है वो विरासत है। मीन्स
मीन्स के वो इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती हो। सेल वाल की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सेल वाल जो होती है प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ प्लांट्स और फंजाई में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती। मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट में किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो इसमें सेल वाल जो होती है तमाम प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। और बस यही था कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट क्या होते हैं। तो बस ये बेसिक सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। ओके स्टडीज, बैक्टीरियल सेल के टॉपिक की जाने बढ़ते हुए आपको बताते चलूँ कि बैक्टीरियल सेल की सेल वाल जो होती है पेप्टिडाइक्लोकेन की बनी होती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। मगर अब हम टॉपिक में देखेंगे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। सो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो म्यूरिन या पेप्टिडाइक्लोकेन की बनी होती है। इसमें जो होता है इसकी जो सेल वाल होती है वो ऑस्मोटिक लाइसिस को प्रिवेंट करती है। इसमें क्रोमोसोम की कमी होती है और इसमें स्मॉल सब यूनिट वाले क्रोमोसोम राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि 70S वाले होते हैं और ये बाइनरीफियन और मल्टीफियन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे होता है जिससे DNA एक्सचेंज होता है और ये 3 डिफरेंट वेज से होता है। नंबर 1 पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 पे आता है ट्रांसडक्शन, नंबर 3 पे आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन जो है थर्ड प्रोसेस है एंड लास्ट प्रोसेस है जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में DNA को ट्रांसफर करता है थ्रू अ ट्यूब। ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है जो एनवायरनमेंट में DNA तैयार होता है उसको पिकअप कर लेता है, उसको टेक कर लेता है। ट्रांसडक्शन के प्रोसेस में एक बैक्टीरिया जो है हासाती तौर पर DNA दूसरे बैक्टीरिया में मुंतकिल करता है थ्रू वायरस। अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट स्टार रीडर्स, वी क्रैक दिस चैप्टर एंड जज़ाकल्लाह खैरन टू यू ऑल कि आप सब ने मुझे पेशेंटली सुना। और जाने से पहले मैं बस इतना कहूँगी कि तजुर्बा कहता है मेरा कि कोई बच्चा लायक और नालायक नहीं होता, फ़र्क सिर्फ समझाने के तरीके में होता है और बच्चे की मुस्तकिल मिजाजी पर इन्हिसार होता है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ही हर कामयाबी की कुंजी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।